जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई, तब से लेकर अब तक इस मामले को जाति का रंग देने का भयंकर माहौल बनाया जा रहा है। अब मामला पूरा जाति पे आ गया बॉस। पूरा जोर इस बात पे लगा दिया गया है कि कैसे दलित कार्ड खेलकर नरेंद्र मोदी को घेर लिया जाए। आप देखिए कि चीफ जस्टिस ने तो मामला रफा दफा कर दिया कि ठीक है, जाने दो, मैं माफ करता हूं उस आदमी को। लेकिन भाई पूरा इंडी गठबंधन कूद गया मैदान में कि अरे बाप रे बाप, दलित हैं चीफ जस्टिस, इसलिए जूता चल गया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी, भाई सबने सीजीआई पर हमले की कोशिश को मोदी सरकार से जोड़ दिया। ऐसा लग रहा है जैसे दलितों के नाम पर सरकार को घेरने में कोई पीछे ना रह जाए। दलित कार्ड के साथ संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव फिर से एक्टिवेट हो गया। यह वही नैरेटिव है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भी खूब चलाया गया था। लोकसभा चुनाव में तो इंडी गठबंधन को इस नैरेटिव का थोड़ा बहुत फायदा हो गया था, और उसके बाद जो है इनको चस्का लग गया कि भाई ये तो इस तरह से करके हो सकता है मामला, और इसी तरह के नैरेटिव को फिर से चलाने के मौके तलाशे जाने लगे। अब मौका सीजीआई पर हमले के नाम पर बनाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से दलितों के नाम पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। विपक्ष कह क्या रहा है, सुनिए ना भाई। विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी ने घटना पर इतनी देर से प्रतिक्रिया क्यों दी। वाह भाई, अब घड़ी लेके बैठे रहिएगा, स्टॉप वॉच चल रहा है कि कौन कितनी देर में प्रतिक्रिया दिया। हमले के आरोपी को बीजेपी हीरो बना रही, कैसे भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ बीजेपी लोगों को भड़का रही है। दलित व्यक्ति का सीजीआई बनना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, यह सब कहा जा रहा है। हमला सीजीआई पर नहीं, देश के संविधान पर किया गया है। आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ये सारे बयान जो दे रहे हैं लोग, आपको सुनवाऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स है बॉस। जिस घटना को खुद सीजीआई ने खत्म कर दिया, जिस घटना पे पीएम ने खुद सीजीआई को फोन करके कहा कि ये बड़ा गलत हुआ, आप ठीक है कि नहीं है, उस पर विपक्ष अपनी दलित वाली पॉलिटिक्स ले आया। आज जो विपक्ष दलित कार्ड खेल रहा है उसके बारे में आपको विस्तार से दिखाऊंगा, लेकिन जो ये लोग हंगामा आज किए हैं उसका ट्रेलर देखिए पहले। बीजेपी का एक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है। क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है? ये जूता हमारे संविधान के ऊपर फेंकने की कोशिश की है। ये इसके पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार का संरक्षण है। ना मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। सीजीआई गवाही को लेकर राजनीति का माहौल कल से ही बना दिया गया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के धड़ाधड़ बयान आए, कांग्रेस के दूसरे नेता भी खूब बोले। पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो रखा है और सीजीआई के मामले को लेकर पीएम मोदी को घेरने में जुट गया। जबकि पीएम मोदी ने खुद चीफ जस्टिस गवई से फोन पर बात की, यह तक कह दिया कि चीफ जस्टिस पर हमले से हर भारतीय गुस्से में। लेकिन इस वक्त चुनाव का माहौल है, बिहार में चुनाव है, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन दलित कार्ड खेलने लग गया। कांग्रेस के नेता आंसू बहाने लग गए भाई। चीफ जस्टिस गवई पर हमले के नाम पर कांग्रेस के नेता कैमरे के सामने रो रहे हैं। यह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम। चीफ जस्टिस पर हमले के विरोध में बोलते हुए इनकी आंखों से आंसू छलक गया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि यह हमला सिर्फ सीजीआई पर नहीं, देश के करोड़ों दलितों पर हमला हुआ है। सुनिए एक बार जरा भाई कैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रो रहे हैं बिहार में। ये पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के देख रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई है जो अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। एक बात बताइए बॉस, यही दलित व्यक्ति इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं। कौन से दलितों के सम्मान में कमी हो रही है बॉस? अगर दलितों को रोका जा रहा होता, दलितों पर जो है अत्याचार हो रहा होता, तो वो चीफ जस्टिस बन रहे होते। दलित चीफ जस्टिस बन गया, ये इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन जो जूता फेंका और गलत किया, जूता फेंक के, ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि गलत किया, चाहे जो भी गुस्सा रहा हो, लेकिन जूता क्या फेंकोगे भाई? हिंसा का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन वो पूरा मामला कि था क्या, क्या बोला गया, क्या चीज का गुस्सा था, सब खत्म कर दिए, उसको दलित से जोड़ दिए।
कि दलित पे जूता चल गया, जबकि जूता फेंकने वाला कह रहा है कि दलित वलित नहीं देखा था मैं। इतना इन लोगों को दलित की चिंता हो गई। और जब राहुल गांधी या दूसरे इंडिया अलायंस के नेता जुडिशरी पे सवाल उठाते हैं तब चिंता नहीं होती है कि भाई दलित जज हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जुडिशरी इस देश में खत्म हो गई, सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, तब दलित नहीं दिखता है। कांग्रेस इस मामले को खूब उछालने में लगी है, जातिवाद का रंग दिया जा रहा है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस गवई पर हमले के नाम पर दलितों को कैसे भड़का दिया जाए। कांग्रेस ने चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील को लेकर कहा कि आरोपी का महिमा मंडन हो रहा है। आरोपी का महिमा मंडन करने वाले बीजेपी के सपोर्टर हैं और इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्या कहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये किया और कहा कि हाँ मैंने किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है? बीजेपी का एक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है, बीजेपी के समर्थक हैं जो सोशल मीडिया पर उसका महिमा मंडन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सीजीआई के खिलाफ हिंसा भड़काने की, उनकी गाड़ी रोककर तमाम हरकतें करने की बात भी कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस उनके साथ? तो भाई पुलिस तो कई राज्यों में आपकी है। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी का कोई समर्थक कुछ कर रहा है, उस समर्थक की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी की बनती है, तो आप कर दीजिए उस आदमी पे कार्रवाई। आपको चिंता है अगर दलित के साथ ऐसा हो गया, बहुत बुरा लग रहा है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर देते? आप कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस जैसा माहौल बनाना चाह रही है वैसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले आरोपी को पकड़ा नहीं गया था, उस पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था। लेकिन जब खुद चीफ जस्टिस ने इशारा कर दिया कि वो नहीं चाहते कि मामला आगे बढ़े और कोई कार्रवाई हो, तब कांग्रेस और इंडी वाले इस मामले में जाति का रंग देकर क्यों मामला बढ़ा रहे हैं? इसकी वजह देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ही आरोपी का जूता वापस कर दिया। सीजीआई ने आरोपी के खिलाफ एक्शन न लेने के लिए कहा। सीजीआई ने आरोपी को अपनी तरफ से माफ कर दिया। सीजीआई ने कल ही मामले पर अपना पक्ष रख दिया था और आज भी मामले को आगे न बढ़ाने के संकेत दिए। यानी इस मामले में कांग्रेस बेवजह दलित वाला एंगल लेकर आ गई, पूरा इंडिया अलायंस और इकोसिस्टम लेके आ गया। भाई जो व्यक्ति पे हमला हुआ, चीफ जस्टिस नहीं कह रहे हैं कि मैं दलित हूं इसलिए मेरे पे हमला हो गया है, यह जबरदस्ती दलित का एंगल लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माफी देने के बाद तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था कि भाई वही कह रहे हैं कि मैंने माफ कर दिया। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि सीजीआई पर जूता फेंकने के आरोपी वकील भी कह रहा है कि इस घटना का दलित होने से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए आरोपी राकेश किशोर ने क्या कहा है। उनका कहना है कि एक दलित जज के ऊपर इस तरह से ये तो बात को घुमा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा कि मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूँ। तो ये तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो दलित, तो वो दलित नहीं हैं। सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू थे, हिंदू दलित थे वो, और इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी मुझे मालूम है। और वो ये भी मालूम है कि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अगर वो हिंदू धर्म से अपने आप को समझते हैं कि मैं बाहर निकल आया, तो अब दलित कहाँ रह गए? यानी जिस व्यक्ति ने हमला किया, आरोपी खुद कह रहा है कि उसने दलित नहीं देखा था हमला करने, बल्कि यह देखा कि भगवान विष्णु का अपमान हुआ, सनातन का अपमान हुआ, तो उसने यह कदम उठाया। लेकिन राजनीति ऐसी हो रही है जैसे दलित होने की वजह से सीजीआई के साथ अभद्रता की गई। ये इस देश के कुछ पॉलिटिक्स करने वाले पार्टियों का कॉन्फिडेंस है बॉस, कि जब कहा गया कि भाई सीजीआई के बयान से भगवान विष्णु को लेकर जो बात कही गई, जो केस था उसमें सीजीआई के बयान से लोग आहत हुए, हिंदू आहत हुए, तब ये नेता आगे नहीं आए बोलने के लिए कि कैसे हिंदुओं की भावना आहत हो गई। लेकिन इन लोगों का कॉन्फिडेंस है बॉस कि दलित के नाम पर जो है ना कुछ वोट तो समेट लेंगे कि दलित का अपमान हुआ है। इनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हिंदू को जाति में बांट ही लेंगे बॉस, क्या है, समझा देंगे कि दलित के साथ हुआ है। दलित सीजीआई के कुर्सी पर बैठा ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो मामला हुआ उसको दलित से जोड़ दे रहे हैं। कांग्रेस दलित और संविधान की बात कर रही है तो अखिलेश यादव अपने पीडीए वाले एजेंडे को धार देने लग गए। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों के हाथ में आकर जूता भी अपमानित महसूस करता है। पीडीए समाज की उदारता और भलमनसाहत 5000 सालों से ऐसे लोगों को माफ करती आई है, लेकिन इस हद तक अपमान के बाद पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा। अखिलेश यादव ही कि उद्धव ठाकरे की पार्टी भी पीछे नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि यह संविधान पर हमला है और जो लोग संविधान नहीं मानते उनके लोग ये सब करवा रहे हैं। सुनिए संजय राउत। ये जूता जो है ये हमारे मुख्य न्यायाधीश
भूषण गवई साहब के ऊपर नहीं फेंका है या फेंकने की कोशिश की है। ये जूता हमारे संविधान के ऊपर फेंकने की कोशिश की है, हमारे संविधान के ऊपर। और सत्ता पे वही लोग हैं जो संविधान को मानने को तैयार नहीं, और ये उनके ही चेले चपाटे हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं। इनको सब पता है कौन किसका चेला चपाटा है। इस मामले को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने वाले अपने काम में लगे हैं, और यह सब तब हो रहा है जब पीएम मोदी खुद घटना की निंदा कर चुके हैं। पीएम मोदी के अलावा तमाम मंत्री घटना की निंदा कर रहे हैं और मामले को संभालने के लिए चीफ जस्टिस की तारीफ तक कर रहे हैं। सुनिए कानून मंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए, ये घटना निंदनीय है। कोई भी भारतीय इसके पक्ष में नहीं हो सकता। कोर्ट चल रहा था, उस समय इस तरह की घटना हुई और हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन साथ में जिस तरह से माननीय प्रधान न्यायाधीश जी ने संयम दिखाया, उसकी भी हम सराहना करते हैं। चीफ जस्टिस पर जूता उछालने की कोशिश के मामले में पूरा इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। लेकिन आप यह भी देखिए कि बंगाल में बीजेपी के एक आदिवासी सांसद का सिर फोड़ा गया। आदिवासी सांसद लहूलुहान हो गया। इनके हिसाब से देखिएगा, आप सबका जाति और सब कौन है ये देख रहे हैं, तो कल को सामने वाला यही ना कहेगा कि आदिवासी पे अटैक हुआ। कल तक तो लोग यही कह रहे थे कि सांसद पे हमला हुआ, अब बीजेपी भी कहेगी कि भाई आदिवासी पर अटैक हो गया। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ इंडी गठबंधन में तो आवाज नहीं निकली। ना सोनिया गांधी कुछ बोली, ना राहुल गांधी कुछ बोले, ना अखिलेश यादव बोले, ना उद्धव ठाकरे, ना संजय राउत जो हर चीज पे बोलते हैं, वो लोग तो नहीं बोले, क्योंकि घटना ममता बनर्जी के राज्य में हुई और निशाने पर बीजेपी के सांसद थे, तो इनसे कुछ ना बोला गया, भले ही वो आदिवासी सांसद थे और बाढ़ से पीड़ित लोगों से मिलने के लिए गए थे। लेकिन बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू को ऐसा पीटा गया कि चेहरा खूने खून हो गया। भाई, कान के पास गहरी चोट लगी, नाक से खून आने लगा, कपड़े फाड़ दिए, गाड़ी पर पत्थर चलाए गए, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। तब अब इनके बारे में भी यही बोला जाए कि एक आदिवासी पे को टारगेट किया गया है, एक आदिवासी सांसद का सिर फोड़ दिया। लेकिन इंडी गठबंधन को आग लगी है कि सीजीआई के मामले में उनको जो है जवाब चाहिए नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी को घेरना है, दलित कार्ड खेलना है। दलितों को लेकर कैसे इनकी राजनीति फुल एक्टिव हो रखी है, आप इस बात से समझिए कि यूपी के रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या हो जाती, चोरी के शक में उसकी पीट के हत्या कर दी गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस जमकर पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया और कहा कि रायबरेली में दलित युवक की पीट के हत्या की दुखद खबर है। दलित युवक बचने के लिए राहुल गांधी का नाम लेता है, फिर भी हत्यारे नहीं रुकते और कहते हैं कि हम बाबा वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। रायबरेली की घटना पर पूरी कांग्रेस एक्टिव हो गई थी। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात भी की। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मृतक व्यक्ति के परिवार वालों से मुलाकात की। एनएसयूआई ने घटना के विरोध में लखनऊ में प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने इस मामले में संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसमें कहा कि रायबरेली में दलित युवक की हत्या क्रूर और निंदनीय है, यह संविधान के खिलाफ अपराध है। हरिओम वाल्मीकि की निर्मम और क्रूर हत्या समाज पर कलंक है। देश में अल्पसंख्यकों और गरीबों पर अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर अन्याय और भीड़ तंत्र जैसी प्रवृत्तियां भयावह बन चुकी हैं, ये कहा इन लोगों ने। लेकिन फैक्ट क्या निकला? कांग्रेस ने रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर जो हंगामा मचाया, उसका एक और पक्ष भी है, जो यूपी पुलिस ने खुद बताया, जिसके मुताबिक रायबरेली में हुई हत्या जाति की वजह से नहीं हुई, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चोर समझकर। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है। हमला करने वाले आरोपियों में दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों समेत अन्य जातियों के लोग हैं। सभी से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का जातिगत भ्रम न फैलाएं। यानी रायबरेली में जिसकी हत्या हुई वो दलित है और हमला करने वाले भी दलित और पिछड़ा वर्ग से हैं, पुलिस कह रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि इस घटना का जाति से कोई लेना देना नहीं। सीएम योगी ने इस मामले पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए दलितों पर हो रही राजनीति पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं, वो भगवान वाल्मीकि का भी अपमान करते हैं। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं, वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं,
वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। देखिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन दलित कार्ड इसलिए भी खेल रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। दलितों के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये सारा हंगामा कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखिएगा, बिहार और यूपी की बात करूं, बिहार और यूपी में दलित वोट का बड़ा प्रभाव है। जैसे अगर आप देखिएगा, कुल दलित वोट अगर आप देखेंगे जिन दो राज्यों में जहां के नेता इस पर हंगामा कर रहे हैं, एक तो बिहार, यहां पे ऑलमोस्ट 20% है, 19.65% दलित वोट है। और अगर आप यूपी में देखिएगा तो वहां भी करीब करीब 21% के आसपास, 20.7% दलित वोट। यानी यूपी बिहार जैसे राज्य में दलित वोट बड़ी संख्या में। इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जो संविधान और आरक्षण का नैरेटिव बनाया था, उसका फायदा उन्हें 2024 में मिला था। और अगर आप देखिएगा कि 2024 में क्या हुआ था, जैसे अगर आप देख रहे हैं तो 2024 का अगर आपको आंकड़ा बताऊं कि 2024 में क्या स्थिति थी, जो अगर आप देखिएगा दलित प्लस जाटव वोट है, वो किसको कितना गया भाई? अगर आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये इंडी अलायंस को गया था 25% के करीब, और जो एनडीए था उसको गया था 24%। और इसलिए इनको लगता है कि भाई ये तो आपको हो गया दलित वोट का। और अगर आप गैर दलित में भी अगर आप देखेंगे, गैर जाटव वोट देखेंगे, गैर जाटव वोट 2024 के इलेक्शन में, तो इंडी अलायंस को गया था 56%, 56%, और एनडीए को गया था 29%। अब इसी फॉर्मूले का फायदा इंडी गठबंधन बिहार में भी उठाना चाहता है कि भाई किसी तरीके से दलित के दिमाग में यह भर दो कि सीजेआई तो दलित थे इसलिए जूता चल गया। यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स है बॉस, जिसकी वजह से सीजेआई के मामले पर इंडी गठबंधन अपनी राजनीति का माहौल बना रहा है। इस तरह का सियासी ड्रामा हो रहा है जिसमें कई नेता रो रहे हैं, कोई चिट्ठियां लिख रहा है, कोई बयान जारी कर रहा है। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है भाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तो घटना के विरोध में प्रदर्शन कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता जय भीम के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हाथों में जूतों की माला लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि हमला भारत के संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर पर। मतलब गजब ही हो रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार प्लानिंग करके चीफ जस्टिस को टारगेट कर रही है। ये इसके पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार का संरक्षण है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जूता फेंकने वाले आदमी को हीरो बनाया जा रहा है और जस्टिस गवई को विलेन बनाया जा रहा है, और उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीधा सीधा लोगों को जजों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सड़क पे अगर ये निकले तो इनके ऊपर हमले किए जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार एक तय तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से देश के दलित मुख्य न्यायाधीश गवई को टारगेट कर रही है। दलित मुख्य न्यायाधीश को टारगेट कर रही है। क्यों कर रही है भाई? क्या हासिल कर रही है? नहीं, टारगेट कर रही है। इन्होंने कह दिया तो कह दिया। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं तो उसका मतलब सरकार टारगेट कर रही है। आम आदमी पार्टी आज सीजेआई पर हमले की कोशिश कर हंगामा कर रही है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, साल 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी एक पत्रकार जर्नैल सिंह ने चिदम्बरम पर जूता फेंक दिया था। भयंकर हंगामा मचा। आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की गई। लेकिन तब आम आदमी पार्टी ने इस मौके को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। आम आदमी पार्टी ने जूता फेंकने वाले जर्नैल सिंह को पार्टी में शामिल कर लिया था। जर्नैल सिंह को 2014 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी के टिकट पर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव भी लड़े। आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी मंत्री पर जूता फेंकने वाले को लोकसभा का टिकट दे रही है। उस समय आम आदमी पार्टी को यह नहीं लगा था कि ऐसा करने से ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। तब नहीं लगा था जूता फेंकने वाले का समर्थन कर रहे हैं और लोकसभा टिकट के लिए लोग इसी तरह से जूता मारना शुरू कर देंगे, तब नहीं समझ में आ रहा था।
लेकिन आज जो इंडी गठबंधन कर रहा है उससे वो माहौल बना पाएगा जिसमें बहुत शक है, क्योंकि आप देखिए कि सीजीआई ने कल ही इस मामले को रफा दफा कर दिया था। आरोपी पर जो एक्शन होना था वो भी हो गया। आज सिर्फ इंडी गठबंधन वाले ही अपनी राजनीति के लिए हंगामा कर रहे हैं, बाकी कहीं कोई हंगामा प्रदर्शन नहीं चल रहा है। चाहे वकील हो या फिर देश भर में जगह जगह के बार एसोसिएशन। चीफ जस्टिस पर हमले को लेकर आज दिल्ली में कुछ वकीलों ने प्रोटेस्ट जरूर किया। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने घटना के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन आज हुए प्रोटेस्ट में गिनती के वकील पहुंचे। इस प्रोटेस्ट में कुल 7 लोग दिख रहे हैं, जिनमें से 6 वकील हैं। पीएम मोदी पर हमला करने की जल्दबाजी में यह भी कहा जा रहा है कि जस्टिस बीआर गवाई देश के पहले दलित सीजीआई हैं। देश के पहले दलित चीफ जस्टिस के साथ मोदी सरकार में हमले हो रहे हैं, यह नैरेटिव बनाया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि जस्टिस बीआर गवाई देश के पहले दलित चीफ जस्टिस नहीं है बॉस। देश के पहले दलित चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन थे। 14 जनवरी 2007 को केजी बालाकृष्णन चीफ जस्टिस बने थे। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको शपथ दिलाई थी। यानी देश में पहले भी दलित चीफ जस्टिस रह चुके हैं और देश के सारे चीफ जस्टिस का सम्मान होता रहा है, चाहे कोई भी पार्टी की सत्ता रही हो। लेकिन भाई इनको तो माहौल बनाना है कि पहली बार कोई सीजीआई बना है दलित, इसलिए देखो हमला हो गया। अरे भाई पहली बार नहीं बने। आप तस्वीरें देखिए कि चीफ जस्टिस को कितना सम्मान मिलता रहा है। ये तस्वीरें इसी साल अगस्त महीने की, जब चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। पूरे प्रोटोकॉल के साथ चीफ जस्टिस का सम्मान हो रहा था। भाई आप देखिए, कानून मंत्री मौजूद हैं, दूसरे केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, चीफ जस्टिस साथ में दिख रहे हैं। कौन बात से आपको लग रहा है बॉस कि दलित हैं तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है? वहीं इस मामले में आरोपी वकील पहले साफ कर चुका है कि इस घटना का दलित से कोई होने से कोई संबंध ही नहीं। सीजीआई पर हमले के आरोपी वकील राकेश किशोर का कहना है कि वो भगवान विष्णु पर सीजीआई की टिप्पणी से आहत था। आरोपी का कहना है कि सीजीआई ने 16 सितंबर को अपनी टिप्पणी से सनातन का मजाक बनाया था और उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है, ना ही वो माफी मांगेगा। सुनिए एक बार। मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना 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 मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊँ या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूँ वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। यानी जूता फेंकने वाले वकील को कोई अफसोस नहीं। चीफ जस्टिस गवाई कह रहे हैं कि जान दो, माफ करो, खत्म करो भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अपने काम में लगाऊंगा। लेकिन इधर पूरा दलित वाला माहौल बनाया जा रहा है और एक वजह है बिहार इलेक्शन। लेकिन इनको वहां भी इससे फायदा नहीं होगा। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि बिहार में इनका मामला सीट पर फंस गया है। बिहार चुनाव में सीट पर फंस गया है मामला। उधर ओवैसी ने फैला दिया है कौन सा रायता कि राहुल तेजस्वी समेटते रह जाएंगे। पवन सिंह, मैथिली ठाकुर, अक्षरा सिंह, टीएम मोदी के वो स्टार पावर जो बिहार में गजब ढाने वाली है। बिहार इलेक्शन का चैप्टर अब खोलता हूं। बिहार में चुनाव की तारीखें जब से आई तब से सारे दल, सभी गठबंधन अपना गुनागणित कर रहे हैं। ये काम कीजिए, एक काम, इसको इतना सीट देते ना, मेरे को कितना मिलेगा। कहीं सीट शेयरिंग की बात तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, कहीं सीट शेयरिंग पर मामला फंस गया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के खेमे में क्या हो रहा है, राहुल गांधी और लालू यादव के खेमे में क्या चल रहा है, जबरदस्त हलचल कैसे मची हुई है। और हलचल इस बात से भी मची हुई है कि ओवैसी इस बार बिहार में खूंटा ठोक कर बैठ गए। ओवैसी ने इंडी गठबंधन के लिए ऐसा रायता बिहार में फैला दिया है कि राहुल तेजस्वी सब समेटते रह जाएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए नरेंद्र मोदी तो बड़ी चुनौती है ही, लेकिन इससे भी अलग टेंशन में है कि भाई ओवैसी अलग तनाव बन गए उनके लिए। ओवैसी तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे रहे हैं
कह रहे हैं 4 का बदला 24 से लेने का ऐलान कर रहा हूं। तेजस्वी यादव का घमंड तोड़ने का दावा कर रहे हैं। महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारने का प्लान बना चुके हैं। आज पाठशाला में एक डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन और तेजस्वी का खेल बिगाड़ सकते हैं। साथ ही उस स्टार पावर की बात होगी जो बिहार विधानसभा में उतरने को तैयार है। लेकिन पहले बिहार के इस ओवैसी चैलेंज का ट्रेलर देखिए। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। बड़े भाई छोटे भाई की तो समस्या में तो वो सबसे ज्यादा फंस गए हैं। ओवैसी ने इस बार गजब ढा रखा है। बिहार में इस बार ओवैसी ठान कर आए हैं कि बॉस कुछ तो बड़ा करूंगा। सीमांचल के इलाके में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां ओवैसी ने पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकत झोंक रखी है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, उसका उनको फायदा होगा। वहां सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक ओवैसी घूम घूम कर मुस्लिम वोटर्स को बता रहे हैं कि उनका नेता कैसा होना चाहिए। ओवैसी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो राहुल गांधी और तेजस्वी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बिहार में बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और इस वोट बैंक की दावेदारी में एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, जिन्हें इस बार भी MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूले के कामयाब होने की उम्मीद है। भाई उनके पिताजी के जमाने से चला आ रहा है कि MY फॉर्मूला लालू जी लेके चलते थे, उसी पे तेजस्वी चल रहा है। दूसरी तरफ NDA की तरफ से लगातार दावा हो रहा है कि मुस्लिम वोटर अब बहकावे में ना आने वाला बॉस। लेकिन इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी अलग ही तेवर में। दरअसल ओवैसी बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, जिसके लिए उनकी पार्टी AIMIM ने RJD प्रमुख लालू यादव को कई बार चिट्ठी भी लिखी। लेकिन जब ओवैसी की बात नहीं बनी, RJD की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया, ऐसे में ओवैसी ने कसम खा ली कि वो तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन से तो बदला लेकर आएंगे। ओवैसी ने चेतावनी दे दी कि AIMIM के साथ गठबंधन नहीं करने का खामियाजा इंडी वालों को भुगतना होगा। सुनिए एक बार ओवैसी की चुनौती को, फिर आपको बताता हूं कि कैसे यह पूरा मामला ओवैसी फंसा देंगे सीमांचल में। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अब्दुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी बिहार के सीमांचल में 5 दिनों की यात्रा पूरी कर चुके हैं और तेजस्वी यादव को 4 का बदला 24 से लेने की चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री से कैसे महागठबंधन के समीकरण बिगड़ सकते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल बिहार के सीमांचल इलाके के 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीट है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जब ओवैसी की एंट्री हुई तो इस इलाके में NDA को 12 सीट, महागठबंधन को 7 और ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली। लेकिन बाद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। जबकि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जब ओवैसी की एंट्री नहीं हुई थी, उस वक्त सीमांचल में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रही। 2015 के चुनाव में महागठबंधन यानी RJD, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को यहां 12 सीट मिली थी और NDA को 12। इसलिए ओवैसी इस बार सीमांचल की सभी 24 सीटों पर AIMIM का परचम फहराने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो इसका वो वोट काट रहे हैं वो महागठबंधन का काट रहे हैं। उन्हीं की सीटें खा गए थे पिछली बार और कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से थोड़ी आया हूं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे ये तो हैदराबाद से आया है। सुनिए ओवैसी। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता।
और जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहराकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिहार के सीमांचल इलाके में ही ओवैसी ने क्यों पूरी ताकत झोंक रखी है, इसके लिए सीमांचल में वोटर्स का गणित समझना जरूरी है। सीमांचल में भाई अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जिलों में 24 विधानसभा सीट। और अगर आप देखेंगे कि ये जो सीमांचल का इलाका है, सीमांचल, उसमें कितनी सीटें हैं? 24 सीट है टोटल, जिसमें से पिछली बार 5 चली गई थी ओवैसी के खाते में। तो अगर आप देखेंगे 4 जिले ऐसे हैं सीमांचल में जहां पर जो मुस्लिम वोटर है, अगर आप उसको देखेंगे मुस्लिम वोटर, तो सीमांचल में 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 40 से 70% मुस्लिम आबादी। इसमें अररिया में देखिएगा, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी। कटिहार में देखिए, कटिहार में वहां पर 45% मुस्लिम आबादी। पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया में अगर आप देखिएगा, पूर्णिया में जो मुस्लिम आबादी है वो करीब करीब 39% है। और अगर आप देखिएगा किशनगंज में, किशनगंज में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और वो है 68%। अब ओवैसी चूंकि मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, तो ये माना जा रहा है कि इन 4 जिलों में उनकी पकड़ जो है वो मजबूत रहेगी और वो प्रयास करेंगे कि यहां पर वो अपना जो है वो दबदबा दिखाएं। अगर पूरे बिहार की बात करें तो राज्य में करीब 18% मुस्लिम वोटर्स हैं और राज्य की कुल 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर सीधे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन्हीं मुस्लिम वोटर्स को ओवैसी अपना हथियार बनाने में जुटे हैं और खुद को बीजेपी की बी टीम बताने वाले महागठबंधन के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। कैसे, सुनिए। अगर मैं किसी हर जलसे में आवाम से पूछता हूँ कि बताओ क्या तुमने बीजेपी को वोट किया, तो सब हाथ उठाकर कहते हैं कि हमने नहीं किया। तो बीजेपी कामयाब कैसे हो रही? जहाँ पर हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि सुनिए, इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़ी हो जाती। अरे जहाँ पर हम नहीं खड़ा करते वहां पर भी हरा नहीं पाते बीजेपी को। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अपने वजन को, अपनी ताकत में इजाफा करना है तो अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन छाप के निशान पर आप करिए। ओवैसी खुलकर मुसलमानों से कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट देने वाला बनकर रह गया है। सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों से वोट लिया जाता है, फिर उनको साइड लगा दिया जाता है। ओवैसी ने इस बात से को खुद से भी जोड़ दिया कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और इंडी वाले उनसे भी समर्थन मांगने पहुंचे थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने उन्हें किनारे लगा दिया। उल्टे उन पर उंगली उठाते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप लगाते हैं। बिहार की सियासी लड़ाई में स्टार पावर भी अपना दम दिखाने को तैयार हो चुका है। भाई ओवैसी तो एक स्टार दिख रहे हैं, लेकिन और भी स्टार्स हैं। कई भोजपुरी स्टार और सिंगर भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो चुके हैं। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई। इसके बाद उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। अब सिंगर मैथिली ठाकुर के भी बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की भी बीजेपी कैंडिडेट बनाए जाने की अटकलें हैं। वहीं भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो चुके हैं और चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर चुके हैं। भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव का नाम भी चुनाव लड़ने वाले स्टार्स की लिस्ट में शामिल है, जिनके आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। सिंगर मैथिली ठाकुर के बीजेपी की तरफ से बिहार में चुनाव लड़ने की अटकलें उस वक्त तेज हुई जब बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने मैथिली ठाकुर के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की। खुद मैथिली ठाकुर ने भी दरभंगा या मधुबनी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। सुनिए मैथिली क्या कह रही हैं। मैं अभी हमारे देश के 2 बड़े नेताओं से मिली, नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी। मैं पटना बिहार में उनसे मिली और जिस तरीके से फ़ोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब हमारे परिवार में सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी। सीट अभी यानी बीजेपी अपनी स्टार पावर भी बढ़ाती जा रही है और बिहार में कई जगहों पर यह स्टार पावर प्रभाव दिखा सकती है। पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा पीओके में बवाल से परेशान मुनीर को किसने दे दिया टेंडर कि नरेंद्र मोदी को ठिकाने लगा दो। हाफिज सईद के नए प्यादे कसूरी की नई धमकी, पीएम मोदी के लिए क्या कहा जो पाकिस्तान को भारी पड़ जाएगा। मुनीर शहबाज ने सीक्रेट डील में पाकिस्तान को किसके हाथों बेचा, क्या हंगामा मच गया, अब आपको यह दिखाता हूं।
पीओके में जिस तरह से बगावत हुई, जिस तरह से पाकिस्तानी फौज को वहां के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उससे पाकिस्तान को यह तो लग गया कि ऐसे ही हाल रहा तो पीओके आज नहीं तो कल जाने वाला है हाथ से। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई मौका मिलेगा तो हम न छोड़ेंगे। यह डर पाकिस्तान में सेना से लेकर आतंकियों में घुस के बैठ गया है कि पीओके का मामला गड़बड़ा जाएगा। पीओके में एक्टिव आतंकवादियों के दिमाग में यह बात बैठ गई, इसलिए अब एक बार फिर से आतंकवादियों के आका एक्टिव हो रहे हैं और जमकर भारत और मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा है। हाफिज सईद का प्यादा सैफुल्लाह कसूरी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बौखलाया हुआ है। हाफिज के आदेश पर उसने पहलगाम अटैक की साजिश रची और अब कसूरी ने एक बार फिर पीएम मोदी को धमकी दी। कसूरी ने सीधे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को मोदी की सुपारी दे दी। एक तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी आखिर मोदी से इतना क्यों घबराए हुए हैं? अब मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान में आतंकी आकाओं के होश उड़े हुए हैं? पीओके में हो रहे सेना विरोधी प्रदर्शनों का सैफुल्लाह कसूरी की धमकी से क्या कनेक्शन है, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि असीम मुनीर इस वक्त क्या कर रहा है। वो ट्रंप से बलूचिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मटेरियल्स की सीक्रेट डील कराया, जिसको लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। इसको लेकर इमरान खान की पार्टी ने कैसे मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, इसकी भी आज बात करूंगा। लेकिन पहले एक झलक दी। पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान का सबसे फेवरेट आतंकी सैफुल्लाह कसूरी दिख नहीं रहा था, लेकिन जब से पीओके में जबरदस्त बगावत हुई और पाकिस्तान के हाथ पांव फूले तो एक बार फिर सैफुल्लाह कसूरी बिल से बाहर आया। पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भारत के खिलाफ फिर जहर उगल रहा है। असीम मुनीर की शान में कसीदे पढ़ रहा है और मुनीर से गुहार लगा रहा है कि भारत और नरेंद्र मोदी को सबक सिखा दो। बच्चों का खेल है, मुनीर सबक सिखाएगा भारत को। इतना मार खाए ये लोग, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी पूरी तरह बौखलाया हुआ है। सोचिए, ये वैसे आतंकी हैं जिनके कब रुखसती हो जाए, ऊपर जाना पड़ जाए, इनको खुद नहीं पता। कह रहा है नरेंद्र मोदी की मरम्मत कर दें, वो मुनीर को कह रहा है। अरे मुनीर खुद पाकिस्तान को बता चुका है कि हम कचरे का ट्रक हैं, तुमको मरम्मत की जरूरत है। नरेंद्र मोदी और भारत की तुम मरम्मत करोगे, तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है। सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकी सबसे ज्यादा एक ही नाम से खौफ खाते हैं बॉस, और वो नाम है नरेंद्र मोदी का। इसलिए ये आतंकी अपने आका और पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर को कह रहा है मोदी को ठिकाने लगा दो, मोदी की मरम्मत कर दो। ऑपरेशन सिंदूर में इतना अंदर तक भारत ने घुस के मारा, तब भी सोचिए ये लोग इस तरह से बिलबिला के जो है अनाप शनाप बक रहे। करा भारत में 10 मई जैसा अटैक कर दो। अरे 10 मई जैसा अटैक, 10 ही मई को तुमको 9 जगह फोड़े थे। और ये वही सैफुल्लाह कसूरी है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी को मुर्दा कर देने की भी धमकी दे रहा था। 30 मई को एक रैली में इसने नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा था, आपको याद है? इनके जीने के लिए इनको लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी को यह खत्म नहीं करेंगे, ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। इनको पता है कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों का इलाज जो नरेंद्र मोदी ने 10 साल में किया है, वो कोई और ना कर पाया। इसलिए ये खौफ खाते हैं नरेंद्र मोदी के नाम से। इसलिए ऐसे फालतू के सपने संजोते हैं कि नरेंद्र मोदी को खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, मरम्मत कर दूंगा। पाकिस्तान में भारत और नरेंद्र मोदी को गाली दिए आतंकवादियों की दुकान नहीं चलती बिना गाली दिए। इसलिए आतंकवादी रैलियों में मोदी को जान से मारने की धमकी देना, भारत पर आतंकी हमले करने का ऐलान करना, यह आम बात है। ये सब नौटंकी लोग करते रहते हैं, इनको पता कर नहीं पाएंगे कुछ। अभी 17 सितंबर को ही सैफुल्लाह कसूरी ने बहावलपुर में एक रैली की थी, जिसमें वो पीएम मोदी को सिंधु जल समझौता रद्द करने को लेकर भी धमकी दे रहा था और पाकिस्तानियों को चूरन चटा रहा था कि एक दिन भारत की सारी नदियां और बांध पाकिस्तान के होंगे। इन लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान में लोगों को खाने के लिए आटा तो दे नहीं सकते, तो प्लेट में सपने परोस के दे देते हैं, सारा पानी भारत का ले लूंगा, नरेंद्र मोदी को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वहां की जनता वो भी वैसे ही इधर से पैदल। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सैफुल्लाह कसूरी इतना क्यों बौखलाया हुआ है, अब आपको यह भी समझना चाहिए। हमने आपको बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पीओके में आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के डर से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद पीओके से भागकर खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो रहा था, जो अफगानिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है।
लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को डर सता रहा है कि भारत का अगला ऑपरेशन सिंदूर कहीं तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर से ही लॉन्च ना हो जाए। क्योंकि आप देखिए, तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। यह किसी तालिबानी मंत्री की पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। भारत की यात्रा पर मुत्ताकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, जिसमें भारत और तालिबान के बीच पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने का ऐलान हो सकता है। यानी पाकिस्तान के आतंकी दोनों मोर्चों पर फंस गए। भाई पीओके में पब्लिक दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, वहां भारत तो फोड़ ही दे रहा है। अब ये खैबर पख्तूनख्वा गए तो वहां भी मारे जाएंगे। यानी ये हर तरफ से घिर गए और इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। यही डर पाकिस्तान के असीम मुनीर और आतंकवादियों को खाए जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएनएससी में पाकिस्तान ने अमेरिका से कहकर तालिबानी मंत्री की भारत यात्रा का विरोध किया था, लेकिन यूएनएससी ने आमिर खान मुत्ताकी को भारत की यात्रा देने की छूट दे दी। इस बात से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका बौखलाए हुए हैं, मोदी को मारने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटे हैं। आप सुनिए, संयुक्त राष्ट्र की एक डिबेट में भारत ने कैसे पाकिस्तान को फुल एक्सपोज किया है। A country that bombs its own people, conducts systematic genocide, can only attempt to distract the world with misdirection and hyperbole. This is a country that conducted Operation Searchlight in 1971 and sanctioned a systematic campaign of genocidal mass rape of 400,000 women citizens by its own army. The world sees through Pakistan's propaganda. इधर आतंकवादियों को काम पर लगाकर असीम मुनीर पूरे पाकिस्तान को ट्रंप के हाथों बेच देने पर आमादा है। अभी कुछ दिन पहले असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे, जहां असीम मुनीर ने ट्रंप को रेयर अर्थ मटेरियल्स और मिनरल से भरा ब्रीफकेस दिखाया था। आप तस्वीर देखिए बॉस, कौन ऐसा करता है भाई? तुम सेल्समैन हो जी। जब मुनीर ट्रंप को ऑफर दिखा रहा है कि देखिए ना बॉस कितना बढ़िया माल लेके आए, और दुकान का मालिक शहबाज हंस रहा गया, बहुत बढ़िया, मेरा मैनेजर सबसे अच्छा मैनेजर है सर, एकदम बढ़िया माल ताजा आपके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल के लाया। कैसे लोग हैं भाई? अब खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल्स की पहली खेप भेज भी दी। इस खेप में एंटीमनी, कॉपर कंस्ट्रेंट और दूसरे रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल हैं। ये खनिज अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स के साथ हुए $50 करोड़ के सौदे के तहत भेजे गए। खबर आते ही पाकिस्तान में हंगामा मच गया, क्योंकि पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आ रहा कि जिस पाकिस्तान को कोई भीख में पैसे नहीं दे रहा, उस पाकिस्तान में अमेरिका की कौन सी कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो गई भाई। मतलब मुनीर पाकिस्तान के रेयर अर्थ मटेरियल्स का सौदा एक ऐसी अमेरिकी कंपनी से कराया जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया। पीटीआई ने कहा कि ऐसे सीक्रेट सौदे से देश के हालात खराब हो सकते हैं। सरकार को अमेरिका के साथ हुए सौदे से पहले संसद और देश को विश्वास में लेना चाहिए था। इस समझौते की डिटेल को संसद के सामने रखा जाए। इस डील से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहा कि देश के हितों के खिलाफ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीटीआई के सांसद संसद में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि मुनीर होता कौन है ये सीक्रेट डील करने वाला? सुनिए जरा। सोचिए, पाकिस्तान कैसा दो कौड़ी का देश है कि इमरान खान जेल में, क्योंकि उन्होंने सरकारी खजाने में जो गिफ्ट मिला था उनको और रखा था वो बेच दिया। ये शहबाज और मुनीर देश का रेयर अर्थ मटेरियल बेचा है, मिनरल। जिसके हाथ पाकिस्तान में जो लग रहा है वो बेच दे रहा है। ये देश बेचने वाले लोग हैं बॉस। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.